तो कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जो लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसके ही अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में। यदि किसी साथी ने इन प्रैक्टिस सेटों को नहीं लगाया है तो वो अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने प्लेलिस्ट का, उसमें जा कर के सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर आते हैं, इसलिए आप ज़रूर इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं, क्योंकि इनसे ही मिलते जुलते प्रश्न लगातार रेलवे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों से संबंध जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी हम बताते हैं। इसलिए आप ज़रूर सभी प्रैक्टिस सेटों को लगाएं और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजाजी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड बेबेल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। जो आपके ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ये जो राजगोपालचारी थे वो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी या सी राजगोपालचारी। आपसे इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको इसका आंसर लगाना है सी राजगोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने नीति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और ये क्यों अपनाई थी? तो ये अपनाया है कि ये हड़प नीति है। क्या है? हड़प नीति है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? हड़प नीति है। इसके द्वारा क्या किया था? इसके द्वारा सतारा, किसे? सतारा को कब? 1848 में। कब? सतारा को 1848 में जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर संबलपुर 1849 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, और बघाट 1850 में। कब? बघाट 1850 में। उदयपुर आपका 1852 में, और आपके झांसी आपका 1853 में, और उसके बाद नागपुर 1854 में। और ये सभी रियासतें हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन में की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, जिसे हड़प नीति कहा जाता है, उसके द्वारा इन जगहों को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3,
ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी सन जॉनसोर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी किसने? कॉर्नवालिस ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा था 1786 से 1793 तक। यानी कब तक? यानी 1786 से 1793 तक। यानी किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा था। इन्होंने 1793 में, कब? 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। कब? 1793 में भारतीय सिविल सेवा इन्होंने शुरू की थी। और इन्हें ही पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इन्हें पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड यानी कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति भी लागू की थी। किस किस में? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में क्या किया था इन्होंने किया था स्थायी बंदोबस्त पद्धति यानी लागू की थी। इन्होंने यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और प्रतिवर्ष यानी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये सभी यानी जो प्रश्न हैं वो यानी किसी न किसी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बंगाल और उड़ीसा और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? उसके बाद सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? उसके बाद आपसे यानी पूछा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा की यानी स्थापना कब हुई थी? उसके बाद भारतीय सिविल सेवा का यानी जनक किसे कहा जाता है? इस तरह से यानी कई प्रश्न आपसे यानी पूछे जा सकते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए मौलाना आजाद, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी सी राजगोपालचारी। यानी सी राजगोपालचारी भारत के यानी गवर्नर जनरल थे। कौन थे? यानी भारत के गवर्नर जनरल थे। और जो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1878 में मद्रास के थेरापल्ली नामक जगह पर। कहाँ पर? मद्रास के थेरापल्ली नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। और ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और लेखक और वकील थे। और उसके बाद ये लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे। और उसके बाद 1946 और 47 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार में मंत्री भी रहे थे। कब? 1946 और 47 में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब ये मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जीएसएलवी का पूरा नाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जीएसएलवी का यानी पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए जियो इंस्क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, ऑप्शन डी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का यानी पूरा नाम क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। अब ये जीएसएलवी का काम क्या है? तो ये एक शक्तिशाली यानी 3 चरणों वाला भू तुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह यानी प्रक्षेपण यान है। और इस यानी जीएसएलवी के प्रथम चरण में ठोस प्रोडोदक और द्वितीय चरण में द्रव प्रोडोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो किया जाता है। और इसमें ये मतलब 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से कितना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भूस्तर कक्षा में स्थापित कर देता है। कितना 2 टन का। ये 2 टन के यानी प्रक्षेपण यान को 36,000 किलोमीटर दूरी की यानी जो 36,000 किलोमीटर यानी जो ऊंचाई पर यानी ये स्थित कर देता है 2 टन के प्रक्षेपण यान को। अगला प्रश्न नंबर 6, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी असम का। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। और आपके हरियाणा के कौन कौन से हैं? खेड़ा, उसके बाद घोड़ा, स्वांग, और ये सभी कहाँ के हैं? ये आपके हरियाणा के। और उसके बाद जैसे केरल के कथकली, मोहिनीअट्टम, ये आपके कहाँ के? केरल के। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का तेरा ताली और आपका जावारा और आपका माछ, ये कहाँ के? आपके ये सभी हैं आपके मध्य प्रदेश के। आपसे यानी ज़रूरी नहीं है कि जैसे इसी तरह से प्रश्न पूछा जाए, जो आपको ये इधर भी बताएं इनमें से भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है घोड़ा यानी कहाँ का यानी घोड़ा स्वांग कहाँ का यानी लोक नृत्य है, या खेड़ा कहाँ का है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? ऑप्शन ए नाथुवाड़ी सुरंग, ऑप्शन बी करमुद्दे सुरंग, या ऑप्शन सी पीर पंजाल सुरंग, या ऑप्शन डी बरदेवाजी सुरंग। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन सी पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल सुरंग है। यानी किस नाम से और जाना जाता है? बनिहाल के नाम से। बनिहाल के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 11.215 किलोमीटर है। कितनी? 11.215 किलोमीटर है। और ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। और इसे पीर पंजाल को बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर और ये यानी जम्मू कश्मीर में स्थित। अगला प्रश्न नंबर 8, रेहंद नदी घाटी परियोजना में स्थित है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश में। रेहंद नदी घाटी परियोजना यानी किस राज्य में? यानी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और ये जो रेहंद नदी यानी परियोजना वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये है आपके सोनभद्र में। सोनभद्र में ये यानी किस जिले में? सोनभद्र में। और ये कब? यानी 13 जुलाई 1954 को, कब? 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और इसकी जो रेहंद नदी की सहायक नदियां हैं वो आपकी हैं गोबरी, मोरना और मोहन। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी रेहंद नदी की हैं।
और ये जो रेहंद परियोजना है ये आपकी सोनभद्र जिले में, और इसकी स्थापना कभी 13 जुलाई यानी 1954 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए नर्मदा सागर, ऑप्शन बी भाखड़ा नागल, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, या ऑप्शन डी हीराकुंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन सी यानी नागार्जुन यानी सागर बांध। निम्नलिखित में से कौन सा इन कृष्णा नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में ये है। और ये इस बांध की जो यानी नींव रखी थी वो किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। और कब? 10 दिसंबर 1955 को। कब? इन 10 दिसंबर 1955 को रखी थी, और इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया था। किसके? यानी नागार्जुन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसकी नींव कब रखी थी? 10 दिसंबर 1955 को रखी थी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना नदी। क्या? यानी यमुना नदी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी यानी यमुना नदी। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी यानी दूसरा नाम है। और इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि अब आपके यानी एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से यानी करें। और अब लगातार आप अपना यानी प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो आपके अपने इस YouTube चैनल पर लगातार यानी वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना क्या स्कोर बन रहा है और कितना क्या मतलब और हम बढ़ा सकते हैं, और यानी इसमें किस किस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है वो सभी यानी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।